अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण द्वितीया दिनांक 30 अक्टोबर 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 9 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं पंखा थोड़ा बारीक है कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृतिस्तत्परता क्रिया यस्येते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते। तो विद्या होनी चाहिए जो गुरु से आती है और ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। वितर्क यानी कि लॉजिक, तर्कशास्त्र हमारा अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। विज्ञान होना चाहिए, तो विज्ञान ग्रंथों से आता है या तत्वज्ञान को विज्ञान इस प्रकार का कहा जाता है। स्मृति अच्छी होनी चाहिए कि जो भी हमने कुछ कंठस्थ किया हो या पढ़ा हो तो उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। तत्परता तो उसी में लगे रहना चाहिए कि कहीं भी हमें कुछ भी विषय हो उसमें हमें आयुर्वेदी दिखना चाहिए इस प्रकार से। तो ये जब बात होती है तब हम उसी में लगे रहते हैं इस प्रकार से। तो ये तत्परता काय वाचा और मन, इन तीनों से तत्परता इस प्रकार की होनी चाहिए। और क्रिया, ये साक्षात क्रिया करते रहना चाहिए, कि चिकित्सा करते रहना चाहिए इस प्रकार से। यस्य ते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते, जिसके पास ये 6 गुण है उसके लिए साध्य कभी चूकता नहीं है, वो साध्य सिद्ध कर लेता ही है इस प्रकार से। विद्यामति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धिराश्रय वैद्य शब्दाभिनिष्पत्तौ अलम ऐकैकमप्यतः। ये विभिन्न भिन्न तरीके से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके आत्रेय ने फिर से बताया है कि विद्या होनी चाहिए मति होनी चाहिए अच्छी, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। और आगे जो एक प्रकार से बताते हैं कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः, इस प्रकार से। तो बुद्धि जो है वो दर्शन है और ज्ञानम जो है वो ज्योति है प्रकाश के लिए इस प्रकार के। तो अभ्याम विश्व संयुक्त अभ्याम चिकित्सन नापराध, ये दोनों साथ में अच्छे तरीके से हो तो कोई गलती होने की संभावना इस प्रकार की नहीं रहती। इसलिए
हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा ये जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसको बहुश्रुतेन ब्रूहीयेत, बहुत सारी बातें सुनकर उसका ब्रूहण करते रहना चाहिए, वो बढ़ाते रहना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश आता है। तो मति शुरू में अच्छी होनी चाहिए और उसको बढ़ाते रहना चाहिए। कर्म दृष्टि ही, कि कर्म करने की दृष्टि होनी चाहिए। अभी बहुत सारे रसशास्त्र के लोग इस प्रकार के हैं कि पंचकर्म में उनकी ना कोई रुचि है, ना उन्होंने कुछ काम किया है, इस प्रकार से। वो केवल और केवल रसशास्त्र पर डिपेंडेंट इस प्रकार के होते हैं। अरे हो, चिकित्सा समाज, ये शायद मैं भूल गया। ठीक है, आज ये करेंगे, कल चिकित्सा स्थान का करेंगे। ये शनिवार का मिस हुआ था, तो ठीक है। तो कर्म की दृष्टि होनी चाहिए, कर्म करने की दृष्टि होनी चाहिए। ये जब भी हम कर्म देखेंगे, जब भी हम कर्म करेंगे, तभी उसकी दृष्टि होगी। अगर उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ये बात पॉसिबल नहीं है। फणसलकर वैसे गणेश शास्त्री के विद्यार्थी रहे, छात्र रहे, और वो पंचकर्म कुछ भी नहीं करते थे, केवल रसशास्त्र की प्रैक्टिस थी। तो फणसलकर जी की प्रैक्टिस भी उसी प्रकार की रही। और फिर कोलटकर सर उनके पास जाते थे सीखने के लिए। तो उनकी पोती आई थी, वो करीबन 7-8 बरस की इस प्रकार की थी, फणसलकर जी की, और चिप्पू हुआ था, नखुरड़ जिसको कहते हैं, इस प्रकार से। तो फणसलकर चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन उतना फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कोलटकर से पूछा कि इसको क्या करना है। तो सर ने बोला, क्या करना है, जलों का लगानी है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बोले, नहीं नहीं, ये मैं दवाइयाँ दे दूंगा। तो फिर दूसरे दिन उनका फोन आया कोलटकर सर को कि तुम्हारी जो कि जलों का है वो लेके आओ, उसको लगानी है जलों का। तो उन्होंने मान लिया कि ये पंचकर्म का है, और जलोका से ही इसमें जल्दी राहत मिलेगी, इस प्रकार से। लेकिन कभी देखा ही नहीं कि पंचकर्म क्या होता है, तो ये स्थिति हो जाती है। वैसे बागेवाड़ीकर परंपरा है, उसमें भी बिल्कुल पंचकर्म का किया ही नहीं जाता। पंचकर्म कुछ भी तरीके से किया नहीं जाता, सिर्फ रसशास्त्र रसशास्त्र यही प्रकार से रहता है। और दूसरी जगह पंचकर्म करने वाले हैं, वो रसशास्त्र के बारे में अनभिज्ञ है, उनको कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। या केवल वनस्पति जो चिकित्सा करने वाले हैं, वो इन दोनों से अनभिज्ञ है, इस प्रकार से है। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए। सभी आयुर्वेद की ही अंग है, तो सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और कोल्हटकर परंपरा की एक खासियत है कि वहाँ सभी का मिलाप है। पंचकर्म भी करते हैं, वमन विरेचन बस्ती सभी करते हैं, रसशास्त्र की औषधि हम भी प्रयोग करते हैं, दातार गुरु जी की परंपरा को भी फॉलो करते हैं, वेणी माधव शास्त्री जोशी की परंपरा भी को परंपरा की वो चालू रखते हैं, पालन करते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको नहीं लेना है, ऐसा उनमें नहीं है। तो कर्म दृष्टि ये तभी डेवलप होगी जब हम कर्म देखेंगे, करेंगे खुद, तो फिर कर्म दृष्टि डेवलप होगी, और फिर मुझे पता चलेगा, अरे हाँ, यहाँ इस कर्म का अच्छा रोल है, मैं वो भली भांति निभाऊंगा, इस प्रकार से। तो ये कर्म दृष्टि एक अहम बात है। अभ्यास सतत शीलनम, इस प्रकार के अभ्यास की व्याख्या की गई है। तो बार बार एखादी जो चीज है, बात है, वो करते रहना। तो रत्नादि सतत ज्ञानम अभ्यासादेव जायते, रत्न आदि का जो ज्ञान है, सत असत का, इस प्रकार का, वो अभ्यास से ही प्राप्त होता है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी, कर्म सिद्धि प्रकाशित करने वाली दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो बार बार वो चीज को दोहराते रहते हैं, तो उसमें एक्सपर्टाइज हो जाता है। और फिर
वो एक अलग दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है। तो बार बार करते रहना चाहिए। ये चिकित्सा के बारे में जैसे बताया जाता है कि क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यशः कर्माभ्यासा क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती है। क्वचित धर्मा, कहीं हमारा कर्तव्य हम निभा पाए पाते हैं इस प्रकार से। क्वचित मैत्री, कदाचित मैत्री हो जाती है। क्वचित अर्था क्वचित यशः, कहाँ बहुत पैसा मिलता है, कहाँ बहुत यशस्विता मिल जाती है। और ये कुछ भी नहीं हुआ तो भी कर्माभ्यास तो होता ही रहता है। तो मरीजों को देखना, उनकी चिकित्सा करना, ये तो कर्माभ्यास हो ही जाता है इस प्रकार से। तो इसके जरिए चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं है, चिकित्सा करती रहना इस प्रकार से चाहिए। तो ये अभ्यास, बार बार उस चीज को करते रहना, ये अभ्यास है। और उससे एक अलग फायदा इस प्रकार का हो जाता है, सिद्धि, कि ये कुछ लोगों में जित हस्तता इस प्रकार की बात होती है। भड़कमकर का एक उदाहरण है। राह भड़कमकर, ये पुणे में बहुत जाने माने एलोपैथी के डॉक्टर थे। और ये उस जमाने की बात है जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, और एलोपैथी में काफी रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की थी। तो निदान अच्छा होना और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा कर पाना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का था। तो उन्होंने जहाँ से शिक्षा पाई थी, वहाँ लंदन से कोई डॉक्टर आए थे। और उन्होंने उन्हें शिक्षा दे दी थी। 47 को भारत स्वतंत्र हुआ और सब ब्रिटिश वापस चले गए। तो ये भी, उनके सर जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे सभी छात्रों में। तो वो भी वापस जा रहे थे बोट से, और सभी छात्रों उनको मिलने के लिए बोट पर पहुंचे। तो इनका, छात्रों का प्यार देख के वो सदगतित हो गए। और फिर उन्होंने जो उनके हाथ में मिला वो छात्रों को देना आरंभ कर दिया। किसी को पेन दे दिया, किसी को घड़ी दे दी, इस प्रकार से। ये भड़कम कर थोड़े दूर खड़े थे। और थोड़े लज्जालु इस प्रकार के थे, आगे आगे जाने की उनकी तकलीफ ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उस डॉक्टर के, गुरु के बहुत नजदीकी छात्र इस प्रकार के थे। तो उन्होंने देखा कि भड़कम कर काफी दूरी पे है, तो उन्होंने उसको बुला लिया। और फिर कहा कि अब तुम्हें देने के लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी था मैंने दे दिया है। तो मैं केवल तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में लेता हूँ। तुम जिसमें प्रैक्टिस करोगे उसमें उतनी सफलता पाओगे कि उसका कोई दूसरा नहीं रहेगा, उस प्रकार का कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो ये जितहस्तता इस प्रकार की है, सिद्धि है इस प्रकार से। और हाँ, सचमुच में भड़कम ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की उस समय में, उस जमाने में एलोपैथी की प्रैक्टिस की। अर्थात उस जमाने में लोग आयुर्वेद भी इस्तेमाल करते थे एलोपैथी के साथ में। ये एक बड़ा अजीब उदाहरण है। कि एक कोई छात्रा एमबीबीएस कर रही थी और उसको डिस्मेनोरिया, ये बहुत तकलीफ थी, बहुत कष्ट होता था पीरियड्स में। तो वहाँ के कुछ एक एलोपैथी के डॉक्टर थे पढ़ाने वाले, उन्होंने उनको कुछ पुड़िया दे दी। और कहा कि ये चावल में मिला के खाओ। तो वो खाने से चालेल बरोबर, उनको तकलीफ एकदम कम हो गई अगले ही महीने में। तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि ये चावल का कवरिंग है, हस्क है उसका, उसका चूर्ण बना के दिया है। और इसमें विटामिन B1 होता है और ये इसके लिए फायदेमंद होता है। और जब मिल में चावल दे देते हैं तो ये निकल जाता है, जल जाता है। तो जो पॉलिश्ड राइस है उसमें नहीं मिलता, हैंड पाउंड राइस में मिलता है इस प्रकार से। तो उन्होंने काफी प्रयास उसके बारे में आगे किए। बहुत सारे औरतों को ये दिया। पुणे में करवे शिक्षण संस्था में भी उनको पहले 30 लोगों पर प्रयोग किया था, फिर बाद में 500 लोगों पर प्रयोग किया इस प्रकार का।
और सच में ऐसा है कि सिंगल पॉलिश, अभी अगर पॉलिश बाहर से करना है ना, ये तो हाथ से अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो फिर ये तकलीफ नहीं रहेगी। वैसे पूरे दुनिया में इसके काफी मरीज है। बहुत सारे औरतों को ये तकलीफ होती रहती है, और ये मालूम नहीं कि ये B1 उसका इलाज इस प्रकार का है, वो नेचुरली चावल के आवरण से मिलता है इस प्रकार से। लेकिन ग्लैक्सो कंपनी उस समय में B1 प्रिपेयर करती थी। और उसकी गोलियां मिलती थी। ग्लैक्सो ने अपना उत्पादन बंद कर दिया। और फिर एनाल्जेसिक का जमाना आ गया। कि केवल एनाल्जेसिक देते रहना, मूल रूप से उसको सुधारना ही नहीं, इस प्रकार की बात हो गई। तो उस जमाने में एलोपैथी के डॉक्टर्स थोड़ा बहुत आयुर्वेद से जानकारी लेके वगैरह इस प्रकार से काम करते थे। और भड़कमकर ने उस जमाने में काफी अच्छी प्रैक्टिस इस प्रकार की थी। तो ये सिद्धि इस प्रकार की है। आश्रय, ये सदगुरुआश्रय इस प्रकार से बात बताते हैं। वाकेरी भात इज डिफरेंट मेडिसिन। ये वाकेरी अलग है। वाकेरी से भात तो कहता है, लेकिन वो मूल है उसका वाकेरी का, और वो प्रयोग में लाते हैं। हमारा जो रेगुलर चावल है उसी का कवरन कोंडा जिसको कहते हैं, अभी राइस ब्रान ऑयल निकलता है। ये वास्तव में उसमें स्निग्धत्व है, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो चावल के साथ ही लेना बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो अच्छे गुरु का आश्रय होना, ये भी सौभाग्य की बात होती है। कि हमें अच्छे गुरु मिलने चाहिए। अगर हम अच्छे शिष्य बन सकते हैं तो अच्छा गुरु जरूर मिलता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो गुरु ढूंढते हुए आता है शिष्य को, छात्र के लिए, कि मुझे अच्छा छात्र चाहिए इस प्रकार से। तो अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करेंगे तो सदगुरु इस प्रकार से जरूर मिलेंगे। और ये भी एक कारण है सिद्धि के लिए इस प्रकार से। वैद्य शब्दाभिनिष्पत्तौ अलम ऐकैकम अप्यता। तो वैद्य निर्माण होने के लिए ये एक एक भी पर्याप्त है, काफी है इस प्रकार से। यस्य त्वेते गुणा सर्वे संति विद्यादय शुभाः। जिस वैद्य के पास ये सभी 6 गुण विद्यादि जो है शुभ इस प्रकार से होते हैं, स वैद्य शब्दम सद्भूतम अर्हन प्राणी सुख प्रदा। तो वैद्य शब्द के लिए वो लायक है, वो योग्य व्यक्ति इस प्रकार का है, और वो प्राणी सुखप्रद इस प्रकार का है। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे वैद्य बने, और इसके लिए ये सभी प्रयास बताया गया है। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध। शास्त्र जो है वो प्रकाश के लिए ज्योति है, और आत्मना बुद्धि दर्शनम, हमारी जो बुद्धि है वो हमारा दर्शन है, वो हमारे नेत्र इस प्रकार के है। जैसे बाहर किसी व्यक्ति किसी वस्तु को हम आंखों से देखना चाहते हैं, तो 2 चीजों की आवश्यकता है। एक, हमारी दृष्टि अच्छी हो, चक्षुरिंद्रिय अच्छा हो, और आलोक हो, प्रकाश हो। प्रकाश नहीं है तो हमें दिखने में काफी दिक्कत इस प्रकार की होगी। तो ये प्रकाश शास्त्र है। और हमारी बुद्धि, ये हमारा दर्शन है, ये हमारा चक्षुरिंद्रिय है। ये दोनों अच्छे तरीके से साथ में होते हैं तो ग्लैक्सो की कॉम्प्लेक्स 1000 टैबलेट का 212 रुपए MRP था। मोस्टली डॉक्टर्स उसे यूज करते थे। लेकिन इनका कहना था केवल B1 का भी था एक प्रकार से। अभी B कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, उसमें थोड़ी मात्रा में B1 है। केवल B1 इस प्रकार के बनाते थे, और उसके डिसमेनोरिया में खास करके अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के थे। ये बीच में एक ऐसा हुआ था विटामिन के बारे में, कि विटामिन के जरिए चिकित्सा होती थी। और शुरू शुरू में तो ऐसा था कि जिन पदार्थों में विटामिन है उनका जिक्र करना है, वो देने हैं इस प्रकार से। ये प्रैक्टिस अभी बंद हो गई।
किसमें विटामिन है उनको देना है, मूल रूप से मिलेगा, ये बात किस बंद हो गई, उसके सभी के ड्रग्स आ गए। और फिर सिंथेटिक जो विटामिन है अभी, जैसे D3 है या फिर B12 है, अभी सिंथेटिक फॉर्म में अवेलेबल है। सिर्फ पतंजलि का जो है थोड़ा सा नैसर्गिक वनस्पति जो इस प्रकार का है। लेकिन बीच में ये प्रचलन में था, बाद में वो भी बंद हो गया, और एनाल्जेसिक जैसी सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली दवा देनी है। ये बात शुरू हो गई। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था, पहले भी बताया है, एक बार फिर से दोहराता हूँ। एक छोटा बच्चा 12-13 बरस का स्प्रिंग कटार बीमारी को लेकर आया था। एलर्जी कंडीशन है, खास करके वसंत ऋतु में होता है। तो उसमें हुआ था ऐसा कि कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप होने लगी थी, तो अंधत्व आ सकता है आगे चलकर। तो एलोपैथी में शुरू में एंटी एलर्जिक दे दी, उसका फायदा नहीं हुआ। फिर लोकल स्टेरॉइड्स दे दिए, उसका भी फायदा नहीं हुआ। और वो सोच रहे थे कि अभी सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स में चले जाएंगे। उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मेरा नाम याद में आया अब सिस्टेमिक स्टेरॉइड शुरू करने से पहले। तो उसने मेरे पास भेज दिया। तो हम हिस्ट्री ले रहे थे। 12-13 बरस का लड़का था, तो शाला में जाता था, टिफिन लेके जाता था वगैरह वगैरह। कितने बजे उठते हो, शाला कितनी बजे होती है, खाने में क्या होता है वगैरह वगैरह पूछ रहे थे। तो मेरे ध्यान में आया कि उसके माता पिता बहुत चमत्कारिक दृष्टि से देख रहे थे। देख 7 वाजले उठा. तो मैंने पूछा कि आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? तो बोले हाँ। तो क्या अजीब लग रहा है? तो बोले आंख की बीमारी है और आप खाने पीने की बात क्या कर रहे हैं, खाने पीने के बारे में क्या पूछ रहे हैं, बता। तो मेरे समझ में आया कि किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हम गए हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने आप क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, दिनचर्या आपकी क्या होती है वगैरह बारे में कभी पूछा है? ऐसा तो कभी कभी में ही नहीं दिखाई दे। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो भी कभी पूछताछ नहीं करती है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो भी कभी पूछता नहीं है आप क्या खाते हैं पीते हैं वगैरह इस प्रकार से। एलोपैथी में इसके बारे में कोई सोच है ही नहीं। उसके बगैर ही उनका डायग्नोसिस हो जाता है, उसके बगैर उसी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। और किसी को भी ऐसा नहीं लगता, डॉक्टर को भी नहीं लगता और मरीजों को भी नहीं लगता कि अरे हमने कारणों के बारे में सोचा ही नहीं है इस प्रकार से। और कारणों के बारे में कुछ जिक्र करना चाहिए इस प्रकार से, क्या टालना है क्या लेना है इस प्रकार से। तो एलोपैथी में तो इसके बारे में बिल्कुल विचार ही नहीं है, बहस की बात छोड़ो, विचार भी नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक शरीर का पोषण आहार से होता है। बोले हाँ, नेत्र भी आपका एक शरीर का हिस्सा है, अंग है। हाँ, तो उसका पोषण भी आहार से होगा। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ चक्षुष्य और अचक्षुष्य इस प्रकार के पदार्थों का विवरण है, जो नेत्र के लिए अच्छे है, जो नेत्र के लिए अच्छे नहीं है इस प्रकार से। अगर आप जो अचक्षुष्य पदार्थ है, जैसे कि विरुद्धान्न है या ज्यादा खट्टा खाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसका विपरीत असर आंखों पर होता है। और अगर हम चक्षुष्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो नेत्र के लिए अच्छे हैं, तो उनका अच्छा असर हमारे नेत्रों पर होता है। तो वरिन साइड इफेक्ट के रूप में भी स्प्रिंग कटार दिखता है, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट पर। अच्छा ठीक। ये ज्यादातर एलर्जिक बताया जाता है और खास करके स्प्रिंग ऋतु में होता है इस प्रकार। तो हमारे हिसाब में दोष भी एक बीच में है, कि ये कफ प्रधान है। और कफ बढ़ाने वाले जो भी कारण है, दही है या फिर मीठी चीजें है वगैरह, अचार है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये कफ को बढ़ावा देंगे और कफ के जरिए एक स्प्रिंग कटार इस प्रकार का हो रहा है। तो ये टालना जरूरी होगा उसके लिए। और फिर चिकित्सा लेनी है या पथ्य में क्या लेना है,
इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मान गए कि हाँ ठीक है, और फिर मैंने वमन दिया उसको क्योंकि कफ प्रधान अवस्था इस प्रकार की थी, और वमन देने से वो ठीक हो गया, स्प्रिंग कटर चला गया, और ओपेसिटी जो हो रही थी वो भी चली गई, आंख नॉर्मल हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें मूल रूप से ये सभी बातें समझ लेनी है और फिर उसके जरिए अगर हम चिकित्सा करेंगे तो हमें शास्त्र भी मालूम होना चाहिए। शास्त्र ज्योति है प्रकाश के लिए, और हमारी खुद की बुद्धि ये दर्शन है, ये नेत्र है हमारे, जैसे कि दोनों अच्छे तरीके से योग्य इस प्रकार से होंगे तो फिर चिकित्सा सही होगी और उसमें दिक्कतें नहीं आएगी इस प्रकार से। चिकित्सिते त्रयः पादा यस्मात् वैद्य व्यपाश्रयाः। व्यपाश्रया गलत है, व्यपाश्रयाः होना चाहिए तस्मात् प्रयत्नम् आतिष्ठेत् पिशक् स्वगुण संपदि। तो चिकित्सा में 3 पाद वैद्य पर निर्भर है। तो बाकी जो है भिषक, द्रव्याणी और उपस्थाता, नहीं भिषक छोड़ो, द्रव्याणी, उपस्थाता और परिचारक। उपस्थाता ही परिचारक है। औषध इस प्रकार का, भिषक छोड़कर औषध, द्रव्य और परिचारक, नहीं नहीं, रोगी रोगी, हाँ रोगी, औषध और परिचारक, ये 3 जो पाद है वो वैद्य पर निर्भर इस प्रकार के है। तस्मात् प्रयत्न में आतिष्ठित भिषक स्वगुण संपत्ति, और इसलिए अपने गुण संपन्नता के लिए वैद्य प्रयास करे इस प्रकार से। अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, मोदी सरकार काफी उत्तेजन दे रही है आयुर्वेद के लिए, लेकिन जब तक अच्छे वैद्य नहीं बनेंगे तब तक बाकी सभी प्रकार व्यर्थ है, सभी प्रयास जो है व्यर्थ है। और वैद्य बनना आसान नहीं है। हमारा जो ये प्रयास चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, वैद्यों के साथ शिक्षा लेनी है, इसी से वैद्य बनेंगे, और वो कॉलेज में हो नहीं रहा, ये सबसे दिक्कत वाली बात इस प्रकार की है। और इसलिए वैद्य अच्छे बनेंगे तो ये सब सुधरेगा। वैद्य अच्छे नहीं बनेंगे तो कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करो, दवाइयाँ उपलब्ध करवाओ, लेकिन फिर भी वैद्य नहीं है वहां पे तो कुछ प्रैक्टिस होने वाली नहीं है। तो वैद्य को अपने गुणों संपन्नता के लिए प्रयास करते रहने चाहिए, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश्च चतुर्विधा। ये बड़ा अजीब श्लोक है। शक्य मैत्री कारुण्यम प्रीति, साध्य इस प्रकार का अगर रोग है तो मैत्री गुणों के साथ, कारुण्य भाव खास करके जो एडवांस केसेस इस प्रकार के हैं उसके बारे में, और प्रीति सद्भाव इस प्रकार का होना, प्रेम होना इस प्रकार का, और प्रकृतिस्थेषु भूतेषु। तो चक्रपाणी दत्त कहते हैं कि प्रकृति मरणम, जो रोगी मरने वाले हैं प्रकृतिस्थ इस प्रकार के हो गए हैं, उनमें उपेक्षा करनी है इस प्रकार से। इस प्रकार के वैद्य वृत्ति 4 प्रकार की बताई गई। अभी ये बड़ा अजीब है कि जो मरने वाले हैं, कुछ होने की संभावना नहीं है, उनके बारे में उपेक्षा करे इस प्रकार का बताया गया है। दूसरी जगह वरो भूतदया धर्म इत्यार्थेषु भिषक वरः वर्तते सिद्धार्थ स सर्वमति वर्तते, ये भी सूत्र आता है। और स्वार्थ विद्या यशो हानि उपक्रोशम संग्रह प्रापुनयान नियतम वैद्य योसाध्यम समुपारचर, कि असाध्य रोग के अगर हम चिकित्सा करते हैं तो स्वार्थ, विद्या, यश इनकी हानि हो जाती है इस प्रकार से, और इसलिए उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, उनकी उपेक्षा करनी है इस प्रकार से भी बताया जाता है। अभी ये मेरे लिए काफी चुनौती का मामला है, क्योंकि मेरा मुख्य क्षेत्र कैंसर है और उसमें तो असाध्य मरीज ही मिलते हैं।
तो उनको ट्रीट करना है नहीं करना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अगर हम करेंगे नहीं तो उनमें से जो बचने वाले हैं, सुधरने वाले हैं, उनको भी हम ट्रीट नहीं करेंगे, इस प्रकार की बात है। मैंने पहली केस जिसका 15 दिन का आयु बताया गया था, वो साहस किया उसको ट्रीट करने का, और वो 33 बरस जिंदा रहे। अगर मैं ये नहीं कर पाता मैं छोड़ देता कि असाध्य है, कुछ नहीं होने वाला इस प्रकार से, तो कुछ भी बात नहीं बनती, और मुझे पता भी नहीं चलता कि आयुर्वेद इतने अच्छे तरीके से कैंसर में काम करता है। अगर हम इस प्रकार से करना आरंभ करते हैं और सचमुच ही असाध्य है और कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु हो जाती है रोगी की, तो फिर स्वार्थ विद्या यशो हानि ये जो है ये प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। और फिर कैसे करेंगे कि इनको ट्रीट करना है या नहीं करना है, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि असाध्य में भी दो कैटेगरीज है, एक याप्य है और एक प्रत्यक्ष है, इस प्रकार की है। तो प्रत्यक्ष कैटेगरी को ट्रीट करना है नहीं करना है, ये एक अलग बात रहेगी कि बिल्कुल 2-3 दिनों में मरने वाला है तो शायद छोड़ दे, कुछ नहीं करे, ऐसे बताए इस प्रकार से। लेकिन वो भी मैंने अनुभव बताया था कि जहाँ कुछ होने की संभावना नहीं थी वहां भी 6 दिन आदमी जिंदा रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी इस प्रकार से। साध्या साध्यता आयुर्वेद की अलग हो सकती है, होती ही है। हो सकती है ऐसा नहीं है, होती ही है। तो ऐसे उठ हालात में अगर हम चिकित्सा उठ नहीं सिद्धी उठ, करेंगे तो कुछ पता चले नहीं लवकर चलेगा। शाळा आहे उठा. हेलो, ऐकू नाही येते खरं तर. तो मेरा मित्र सिर्फ गाल ब्लैडर स्टोन पर प्रैक्टिस करना, औषध चिकित्सा से 20 स्वरा सिद्धी उठ बेटा, चल शाळा आहे. तक स्टोन चल निकले स्वरा हैं। उठ, 7 वाजले उठ चल. आव्हानकडे चल. चल चलो सिद्धू उठ. चल हळू लेकिन आराम. इसमें भी ऐसा आवाज है दे बेटा. कि सिद्धी उठ छोटे बेटा. छोटे अगर मुझे उठ. आवाज सुनाई नहीं दे रही है एक्चुअली। डॉक्टर नम्रता, You आप are अपना audible, माइक ऑफ sir, कीजिए। but somebody's mic is on. डॉक्टर नम्रता, तो बेटा उठ गया तो माइक बंद कर दीजिए। ऐसे हालात में थोड़ा सा निम्मा निम्मा कारण करें। ऐसे हालात में ट्रीटमेंट देनी है नहीं देनी है, ये सोचना है। लेकिन फिर भी दोष है ऐसा मानकर भी मैं ट्रीटमेंट करता रहा। बहुत सारे मरीज रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या कुछ हद तक ही रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आगे मौत हो जाती है, और ये बड़ी झमेले की बात हो जाती है। क्योंकि मरीज काफी दूर होते हैं और फिर वो आ नहीं सकते, और फिर फोन पे कितनी बातें बताएंगे, और फिर वहाँ अच्छा पंचकर्म का अगर इस प्रकार का आयुर्वेद अस्पताल हो तो शायद कुछ बात बनती है। वो भी नहीं होता, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। और उसके जरिए ये करना है, ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है, ये बात होती है। लेकिन अगर करेंगे नहीं तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है, वो हमसे छूट जाएंगे, और इसलिए मैं करता आ रहा हूँ। मैं उपेक्षा करता हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ। और जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे
इसकी सफलता बढ़ती जाएगी। और जो सचमुच ही असाध्य ही है, उनमें कम से कम हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे पाएंगे। और ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यातनामय मृत्यु हो उसके बजाय अच्छे तरीके से मृत्यु हो, ये भी अच्छी बात है। मैंने एक पेशेंट बताया था बीच में कि स्टमक और इसोफेगस इसके बीच में कैंसर था। खाना बिल्कुल जा नहीं रहा था। लेफ्ट फ्यूमरस और राइट फीमर इस प्रकार का कुछ अलग अजीब मेटास्टेसिस था। और बिस्तर पर उठा के क्लिनिक में लेके आए, 10 बेड वाले क्लिनिक में। वो फूट फूट कर रो रही थी। वेदना इतनी जबरदस्त थी कि जोर जोर से आक्रोश कर रही थी। पर एब्डोमेन देखा तो मल संचय बहुत था। हाथ पे भी लग रहा था, हाथ से भी लग रहा था। तो मैंने पुनर्वसु में एडमिट किया, बस्ती शुरू किए। और जैसे मलबटक निकलने लगे वैसे पेन कम होता गया। और एक हफ्ते में पूरी वेदना शांत हो गई। तो वायोर धातुक्षयकोपा मार्गस्य आवरणेन वा मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप है, और फिर उसका समाधान हो गया। तो वेदना शांत हो गई। मृत्यु हुई इसके बाद में, पेशेंट टिक नहीं पाए, उसके बाद में मृत्यु हुई। लेकिन फिर भी हमें समाधान रहा कि वेदना से मुक्ति इस प्रकार की हो गई। तो जहां तक जो पॉसिबल है वो करते रहना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। ये बात सही है कि इसमें काफी दिक्कतें हैं। और सभी में इतना भी कर पाते हैं, यातना कम हो पाती है, ये भी बात नहीं होती है। मेरे रिश्ते में एक मरीज था, नागपुर में था एक्चुअली। ये मिस डायग्नोसिस का नतीजा किस प्रकार का होता है उसका एक अच्छा नमूना। उनको, उनके माता पिता दोनों को कैंसर था। पिता को थ्रोट कैंसर था, माता को गर्भाशय का कैंसर था। उन दोनों का निधन कैंसर से हुआ था। इनको एक बार पेशाब में खून निकला, सरत मूत्र पर, और वो वेदना बिल्कुल उसमें नहीं थी। तो पेनलेस इमैच्योरिया ये काफी गंभीर लक्षण माना जाता है। अगर जलन होती है या पीड़ा होती है तो ठीक है, ये गंभीर जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन पेनलेस है तो ये गंभीर मामला है, और उसमें सोनोग्राफी तो कम से कम करनी चाहिए। तो डॉक्टर ने कुछ सिटाल दवा दे दी, ये रुक गया खून निकलना। उसने भी कहा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस प्रकार से। फिर पीठ दर्द शुरू हो गया। तो उसको घरेलू उपचार पहले किए गए। फिर सहा नहीं गया तो डॉक्टर के पास गए, एक्सरे निकाला। एक्सरे में एक किडनी नॉन फंक्शनिंग है इस प्रकार का निदान आया। यहाँ तो सावध होना जरूरी था कि पहले सिमेचुरिया की हिस्ट्री थी इस प्रकार से। लेकिन अजीब बात चली। उन्होंने रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की उस किडनी की जांच के लिए। और जांच में पता चला कि किडनी नॉन फंक्शनिंग है। और रेडियोलॉजिस्ट ने किडनी एब्सेस क्वेरी इस प्रकार का निदान दे दिया। कभी भी बुखार आया नहीं था, तो एब्सेस होने की कोई संभावना थी ही नहीं इस प्रकार से। फिर भी नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ, अगर किडनी एब्सेस है तो हम ड्रेन करेंगे। मुझे फोन आ गया कि ऐसा ऐसा किडनी, मुझे सिर्फ ये रिपोर्ट बताया, लास्ट वाला रिपोर्ट जो है कि किडनी एब्सेस क्वेरी इस प्रकार का निदान है, तो हम बता रहे हैं कि वो एब्सेस ड्रेन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर ड्रेन करने की कोशिश हुई, ड्रेन तो निकला नहीं, एफएनएसी हुई। और फिर एफएनएसी में किडनी कैंसर है ये पता चल गया, रीनल सेल कार्सिनोमा। काफी बढ़ चुका था, मिड लाइन क्रॉस कर चुका था। तो फिर डॉक्टर ने बता दिया आप कुछ करने लायक है नहीं इस केस में, इस प्रकार से 2 महीने का आयु है इस प्रकार से।
फिर मुझे बुलाया गया मेरे रिश्ते में थे, तो मैं नागपुर में गया। गर्मी का मौसम था, मई महीना था उस प्रकार का। और फिर ये सभी बातें पता चली, और पूरी केस मिस डायग्नोस हो रही। किसी ने भी सच्चे रूप से डायग्नोस करने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर मैं उनको लेके पुणे में आया, और हमने काफी कोशिश पुणे में की उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए। तो कम से कम इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। थोड़ी हद तक कुछ वेदना कम हुई, 4 महीने में मृत्यु हो गई। 42 उम्र थी पर सिर्फ 2 महीने की जगह 4 महीने हो गए, इतना ही हो गया इस प्रकार। तो अच्छा डायग्नोसिस हो पाना, ये भी अभी सौभाग्य का लक्षण है। मिसमैनेजमेंट, मिस डायग्नोसिस, इस प्रकार की काफी बातें हैं। और अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य अगर मिलते नहीं है, तो ये पेशेंट का दौर्भाग्य है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो हमें हमारा जो कर्तव्य है वो भली भांति करना है। और फिर पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट करनी है, नहीं है तो बता के ट्रीटमेंट करनी है, प्रत्यक्ष चिकित्सा करनी है। कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले और प्रोलॉन्गेशन हो इस प्रकार से। तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये उपेक्षा, ये जो बात बताई गई है वो हमें सच्ची में करनी है नहीं करनी है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू इस प्रकार का रहेगा। तत्र श्लोको विषग्जितम चतुष्पादम पादश्चतुर्गुणः विषक प्रधानम पादेभ्य यस्माद् वैद्यस्तु यद्गुणः ज्ञानानि बुद्धिर्ब्राह्मी च विषजां च चतुर्विधा सर्वमेतत् चतुष्पादे खुड्डाके संप्रकाशितमिति। तो विषग्जित जो चतुष्पाद इस प्रकार के है, हर पाद 4-4 गुणों का इस प्रकार का है। विषक उन सभी में प्रधान इस प्रकार का है। और वैद्य किस प्रकार का गुण का होना चाहिए, ज्ञान क्या होता है, ब्राह्मी बुद्धि क्या होती है, और जो चतुर्विध प्रवृत्ति होती है वैद्यों की, ये सब खुड्डा का चतुष्पाद में बताया गया इस प्रकार से। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण आवश्यक है। रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी से किडनी फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये तो मुझे मालूम नहीं है। इन सभी में सोनोग्राफी करनी चाहिए थी, वो सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन था और बिना खर्च वाला था, ये बहुत कम खर्चे वाला था। ये शायद एब्सेस की जानकारी के लिए रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की, और फिर वहां पे भी पता चला कि किडनी नॉन फंक्शनिंग है। लेकिन पहला करना चाहिए था तो वो सोनोग्राफी करनी चाहिए थी शुरू में ही, जब पीठ दर्द शुरू हुआ पेनलेस हेमाचूरियास को लेकर इस प्रकार से। और अभी यूरिन साइटोलॉजी भी उपलब्ध है, उस जमाने में तो नहीं थी। मैं वियन्ना में गया था, और वहाँ एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट इस प्रकार की आवृत्ति थी, उससे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा कि अभी यूरिनरी अपैरेटस में जो भी अवयव है, उनमें हम यूरिन साइटोलॉजी प्रदान करते हैं। एक सोनोग्राफी होती है, लेकिन यूरिन में अगर मैलिग्नेंट सेल आ जाते हैं, तो ज्यादातर ब्लैडर से या किडनी से आ रहे हैं। सोनोग्राफी से कहाँ डिसीज है उसका पता चल जाता है, और फिर सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर में अगर है तो मसल इन्वेजिव है नहीं है वगैरह वगैरह बातें पता चलती है। यूरिन साइटोलॉजी अभी भारत में उपलब्ध है। बड़े शहरों में है शायद, छोटे शहरों में नहीं है, लेकिन फिर भी ये आसान तरीका है। और फिर उसको भी एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं बताते, ये बड़ी अजीब चीज है, पेट स्कैन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और किसी भी मरीज को कैंसर के पेट स्कैन ही बताते रहे। ओरल कैंसर में मैंने देखे हैं, बहुत सारे ओरल कैंसर के मरीजों को पेट स्कैन बताया जाता है, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, केवल नेक स्कैन की आवश्यकता रहती है। शरीर में कहीं फैला नहीं होता है ओरल कैंसर जो है वो। फिर भी सभी में इन्वेस्टिगेशंस
करते रहते हैं उसमें काफी पैसे निकल जाते हैं मरीज के। एक बात होती है कि अम, पैसे मिल जाते हैं डॉक्टरों को लेकिन वास्तव में ऐसा है कि प्रकृतीस्थेषु याचा अर्थ स्वस्थ व्यक्ती असा केला तर निरोगी व्यक्तीची चिकित्सा करण्याचा लोभ धरू ठेवू नये असे होईल। सोच सकते हैं इसके बारे में लेकिन उपेक्षा बात नहीं आएगी। प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षा करनी है ये बात नहीं होगी। आज के जमाने में जो नॉर्मल है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ दिख रहा है उनके बारे में ये जो जिक्र किया जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस में ये फलाना दिख रहा है तो आप मरीज है और इसके लिए आपको करना है इस प्रकार से। Retrograde means that the flow is going back into your system really then outward as liquid urine normally flows. The pyelogram refers to the image of a specific part of your kidney, the renal pelvis, an area where the ureter is situated. Another name of this procedure is retrograde pyloureterogram. Okay. देखो मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है ये रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी क्या है और यूरेटरोग्राम अगर है। मेरे कहने का मतलब था कि मिस डायग्नोसिस कैसे हुआ और जो आसान केस शुरू में हो सकती थी वो इतनी बिगड़ क्यों गई। तो सोनोग्राफी करनी चाहिए थी वो नहीं कि यूरिन साइटोलॉजी अभी अवेलेबल है उस समय जमाने में नहीं था इस प्रकार के। पेशेंट्स पीआर ब्लीडिंग पण सस्पेक्ट कंसिडर करावा था या पेनलेस हिमैचुरिया जैसा है वैसे पीआर ब्लीडिंग पेनलेस अगर है तो उसमें भी सहायता संभव होता है कि रेक्टल कैंसर या कोलन कैंसर हो सकता है इस प्रकार से। डाइज इंजेक्टेड थ्रू यूरेथ्रा और अंडर यूरेटर अप टू किडनी या ये रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी है इस प्रकार से। और फिर उसके जरिए अगर कुछ वहां पे लीजन वगैरह इस प्रकार के है तो उसके बारे में पता चलता है और फिर उसके आधार पर चिकित्सा एलोपैथी में प्लान होती है इस प्रकार से। इसलिए ये रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करने लेकिन पहली इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए थी वो सोनोग्राफी होनी चाहिए थी। ये कहाँ से इन्होंने एक्सरे करवाया फिर नॉन फंक्शनिंग किडनी है तो रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करवाई और रेडियोलॉजिस्ट ने भी जो निदान दे दिया किडनी एब्सेस क्वेरी इस प्रकार से। क्वेरी लिखेंगे तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है एक हो सकता है इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब बात है और डॉक्टर ने भी पूछा नहीं कभी बुखार आया था क्या इस प्रकार से। अगर बुखार कभी आया ही नहीं तो एब्सेस होने की संभावना भी नहीं है। हम हमारा अगर उसमें मन लगाते ही नहीं है तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार मैकेनिकल सब कर देते हैं ये मुश्किल मामला है। इति अग्निवेशकृते तंत्रे चर्कपति संस्कृते श्लोकस्थाने गुड्डाक चतुष्पादो नाम नवमोध्याय। तो नवमोध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। दशमोध्याय अथा तो महाचतुष्पादम अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः। चतुष्पादम षोडशकलम भेषजम इति भिषजो भाषन्ते यदुक्तम पूर्वाध्याये षोडशगुणमिति तद भेषजम युक्तियुक्तम अलम आरोग्याय इति भगवान पुनरसु आत्रेयः। तो चतुष्पाद और षोडशकल इस प्रकार जो भेषज बताया भेषक द्रव्यान उपस्थाता रोगीपात चतुष्टय इस प्रकार से वो षोडश गुण भेषज इस प्रकार का बताते हैं। ये भेषज अगर युक्ति युक्त इस प्रकार का है तो वो आरोग्य के लिए समर्थ है काफी है ऐसे भगवान पुनरसु आत्रेय ने बताया इस प्रकार से। तो ये षोडश गुण या षोडश कला ये चंद्रकमा जी की जैसे जैसे कला होती है प्रतिदिन बढ़ती जाती है उस प्रकार के ये षोडश गुण इस प्रकार का भेषज है।
और वो युक्तियुक्त होना चाहिए, ये भी एक अजीब बात बताई। तो ये आरोग्य के लिए अलम इस प्रकार का है, समर्थ है, इस प्रकार का उन्होंने बताया। न इति मैत्रेय, तो मैत्रेय उनका एक छात्र है, उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। दुष्यंती ही आतुरा केचित उपकरणवन्तश्च परिचारक संपन्नाश्च आत्मवन्तश्च कुशलेश्च विषग्भिः अनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः। कि कुछ मरीज इस प्रकार के होते हैं कि उनके उपकरण अच्छे हैं, परिचारक संपन्न है, आत्मवंत है, और कुशल वैद्यों के द्वारा उनकी चिकित्सा हो रही है, ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की बात भी ब्राह्मी बुद्धि से क्या समझे, ये जो वैनायक बुद्धि और मूल बुद्धि, ब्राह्मी बुद्धि हमारी मूल बुद्धि इस प्रकार की रहेगी, और वैनायक का जो है वो शास्त्र से आते हुई बुद्धि इस प्रकार की बताई दी गई है। तो लेकिन ब्राह्मी बुद्धि का सिर्फ यहाँ पे बताया गया है, आगे मैंने कभी देखा नहीं ब्राह्मी बुद्धि के बारे में बात की गई है। इसकी खबर टीका में क्या दिखाए देखते हैं। विच लेटर बेटर टू डिटेक्ट फिस्टुला, एनो, MRI और पर रेक्टल USG और बोथ इक्वली गुड। किसी एलोपैथी वाले से पूछो, लेकिन फिस्टुला अगर करना है, देखना है, तो फिस्टुलोग्राम बेटर ऑप्शन है। फिस्टुला में डाई इंजेक्ट करके फिस्टुलोग्राम हो जाता है, वो बेटर ऑप्शन है। नहीं तो MRI अच्छा रहेगा, सोनोग्राफी में इतना पता नहीं चलेगा, फिर भी ये भी अधूरा रहेगा, फिस्टुलोग्राम ही बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं। तथा एक अपरिम्रियमाणः, और उसी प्रकार के अन्य रोगी है वो मर जाते हैं। तस्मात् भेषजम अकिंचित करम भवति, इसलिए औषध इससे कुछ होता नहीं है, इस प्रकार कच्चित कर है। तद यथा श्वभ्रे सरसि च प्रसिक्तम अल्पम उदकम नद्यां वा स्यन्दमानायां पांसुधाने वा पांसुमुष्टिः प्रकीर्णः इति। तो श्वभ्र या सरोवर में थोड़ा सा अगर पानी हम डाल देते हैं, वह नदी बह रही है, उसमें एक मुट्ठी इस प्रकार का पांसू डालते हैं, धूली डालते हैं, तो उसमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उस प्रकार से इस यहाँ चिकित्सा का कोई रोल नहीं है। कुछ मरते हैं, कुछ अच्छी तरीके से सुधर जाते हैं, इस प्रकार से। तो भेषज का कोई रोल नहीं है। तथा अपरे दृश्यन्ते अनुपकरणाश्च अपरिचारकाश्च अनात्मवन्तश्च अकुशलैश्च विषग्भिः अनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः। दूसरे भी इस प्रकार के होते हैं कि जो उपकरण जिनके पास नहीं है, परिचारक नहीं है, जिनका हम खुद पे कंट्रोल नहीं है, और वैद्य भी कुशल नहीं है, फिर भी ठीक होते हैं। तथा युक्ता म्रियमाणाश्च अपरे, और उसी प्रकार के दूसरे लोग मरने वाले भी होते हैं। यतश्च प्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन् म्रियते, कि प्रतिकार करने से सिद्ध होता है, प्रतिकार करने से मरते भी है। अप्रतिकुर्वन् सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन् म्रियते, और प्रतिकार न करने से भी सिद्ध होते हैं, और प्रतिकार न करने से भी मर जाते हैं। ततश्चिंत्यते भेषजम अभेषजेन अविशिष्टमिति, और इसलिए इस प्रकार से सोचते हैं कि भेषज और अभेषज इसमें कोई फर्क ही नहीं है, उससे वो भेषज अभेषज से अविशिष्ट इस प्रकार का विशिष्ट है नहीं, इस प्रकार। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो छात्र भी इस प्रकार के सवाल पूछ सकते थे अपने गुरु से। ये धार्ष्ट्य है। वास्तव में गुरु बता रहे हैं कि ये इस प्रकार का षोडशकल भेषज है, तो वो सिद्धि के लिए काफी है, इस प्रकार से। और शिष्य कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, चिकित्सा करने से ठीक भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, चिकित्सा न करने से ठीक भी होते हैं, न करने से भी मर जाते हैं, इस प्रकार से। तो औषध और चिकित्सा और अचिकित्सा इसमें कुछ फर्क ही नहीं है, इस प्रकार से छात्र पूछ सकता था उस जमाने में, इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात इस प्रकार की है। लेकिन
जबकि लिखा है अग्निवेश को ये मालूम था, और अग्निवेश में संहिता में उसको लिख दिया, सिर्फ उसको मालूम था, इस प्रकार का नहीं है. मैत्री कारुण्य अशा फक्त मानसिक भावांचे वर्णन या श्लोकामध्ये आहे. त्यामुळे उपेक्षा हा शब्द केवळ मानसिक भाव सांगितला असावा. कारण जर रुग्णाची आपली मैत्री असेल, कारुण्य म्हणजे दया आदी भावना जर वैद्य गुंतून गेला, तरी मरणासन्न रुग्णाशी वैद्य जास्त संबंध येत असल्यामुळे वैद्याच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी असे सांगितलेले असावे. काफी मुश्किल मामला है. कि हमें उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, अटक नहीं जाना चाहिए, और हमारे सेहत पर उसका बुरा असर नहीं होना चाहिए. ये बात हो सकती है, तो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं. शनिवार को इसको आगे लेकर चलेंगे. ये मैत्रेय बुद्धि जो है काफी महत्वपूर्ण है, और उस प्रकार के वैद्य आज भी है. मैत्रेय जैसी मति रखने वाले वैद्य आज भी है, और इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा इस प्रकार की रहेगी. तो आज रुकते हैं, कल शनिवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे. और कल जैसे मैं बता रहा था कि चिकित्सा स्थान जो चौथा अध्याय वो शुरू करेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः.